वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग 10 चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत देख रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग इसका जो प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन है इस चीज़ को देखे थे, जिसके अंतर्गत जो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था, जिसके अंतर्गत हमारे जो 17वीं शताब्दी में है, जिसमें से प्रकाश से संबंधित दो सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था, जिसमें आपका पहला था न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, और दूसरा हम लोग पढ़े थे हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो ठीक है, न्यूटन ने जो कड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके द्वारा तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और सीधी रेखा में जो सरल रेखा में जो गमन करते उसकी व्याख्या तो हो सकी, लेकिन जो आपका न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है इसके द्वारा हम प्रकाश की विवर्तन और प्रकाश की ध्रुवण और प्रकाश के विक्षेपण को समझाने में ये जो सिद्धांत था वो क्या रहा, असफल रहा। तो इसी असफलता को आगे उजागर करने के लिए हाइगन ने, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते थे। इस हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो ईथर को हम लोग जो प्रकाश के ईथरीय रूप में मानते थे उसकी तो पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन ये हाइगन का तरंग सिद्धांत प्रकाश की ध्रुवण, प्रकाश की विवर्तन और इसकी विक्षेपण की व्याख्या सफलतापूर्वक की। क्लियर? लेकिन इसमें भी कुछ कमी थी। इसने प्रकाश की जो विद्युत प्रवाह होती है उसकी व्याख्या करने में क्या रही, असफल रही। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में तरंगार्घ के बारे में। तरंगार्घ किस तरीके से होती है, उसकी प्रकार किस तरीके से होती है, इसका हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए सभी नोट करते हुए जाएंगे और अच्छे से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, अच्छे से देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरंगार्घ वेव फ्रंट से। तो तरंगार्घ क्या होती है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। भाई तरंगार्घ क्या होती है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए तरंगार्घ वेव फ्रंट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से। क्लियर? यहाँ से बोल रहे हैं, देखिए कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से। क्लियर? प्रकाश के तरंग सिद्धांत, जो हमारे पास प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है भाई, जो प्रकाश के हमारे पास क्या है, तरंग सिद्धांत है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगे समआंगी माध्यम ईथर में चारों ओर फैल जाती है। समआंगी माध्यम ईथर में चारों ओर फैल जाती है और ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। क्लियर? यहाँ से बोल रहे हैं, देखिए कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश स्रोत होती है भाई, जो प्रकाश स्रोत होती है, जो प्रकाश पुंज या बोल सकते हैं जिसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं, इस तरीके से प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगे समआंगी माध्यम से प्रकाश तरंगे यहाँ से निकल रही भाई आपकी प्रकाश तरंगे। देखिए यहाँ से निकल रही आपकी प्रकाश तरंगे जो कि समआंगी माध्यम ईथर में, समआंगी माध्यम ईथर में चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ इस तरीके से फैल जाती है भाई, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इस तरीके सभी दिशा में उसके जो है उसके चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगे समआंगी माध्यम ईथर में चारों ओर फैल जाती है और ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। और यहाँ पर जो ईथर के जो प्रकाश कण को एक ईथर के रूप में माना गया है, तो यहाँ पर जो ईथर के कण होते हैं, ईथर के क्या होते हैं, जो कण होते हैं भाई, वो कंपन करने लगते हैं। वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ईथर, यहाँ पर जो ईथर के कण है वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जो ईथर के कण है वो यहाँ पर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से देखिए, किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित, तो देखिए किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से, क्लियर, किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ईथर के
समान दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण समान कला में होते हैं। सभी कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। यहाँ पर देखिए असमान कला में नहीं होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो सभी किस कला में होते हैं? समान कला में होते हैं। यहाँ पर ये सभी ईथर के जो कण होते हैं वो एक समान कला में होते हैं, मतलब समान कला में होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कालांतर नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कालांतर नहीं होता है। ठीक है, तो उसी चीज को बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के दो तरंग सिद्धांत है आपके पास, जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत है और हाइगन के तरंग सिद्धांत है, जो कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार में आता है, जिसमें प्रकाश के न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है उसके अनुसार छोटे छोटे कणों से, असंख्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको एक प्रकाश के रूप में, जिसको एक ईथर के रूप में माना गया था। क्लियर? तो उसी को बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगे समांगी माध्यम ईथर में चारों ओर फैल जाती है और ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण समान कला में होते हैं। इस प्रकार किसी क्षण विशेष पर, इस प्रकार देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बोल रहा है, देखिए कि इस प्रकार किसी क्षण विशेष पर, इस प्रकार किसी क्षण विशेष पर, इस प्रकार किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह, इस किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, जिस पर स्थित, देखिए यहाँ पर जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण समान कला में, जिस पर स्थित सभी कण समान कला में क्या करते हैं भाई? कंपन करते हैं। तरंगार्ग कहलाती है, तरंगार्ग कहलाती है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है भाई कि तरंगार्ग किसको बोलते हैं? तो तरंगार्ग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह, कोई भी अगर विशेष है माध्यम की कोई भी सतह है, इस तरीके से माध्यम की वह सतह है जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कण ए है, ये कण बी है, ये कण सी है और ये मान लेते हैं कण डी है, ये सभी कण एक समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इनके बीच में कोई भी कालांतर नहीं होता है। इन माध्यम के बीच में यहाँ पर जितने भी कण विशेष रूप पे इस सतह पर जो है, इनके मध्य में कोई कालांतर नहीं होती है, समान कला में कंपन करते हैं। जैसे कि एक साथ जो वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेट निकलता है, एक साथ होता है, जो कि समान कला के माध्यम से होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगार्ग बोलते हैं। तो ये तरंगार्ग का आप लोगों को क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से या प्रकाश स्रोत के जो पुंज से निकलकर प्रकाश तरंगे समांगी माध्यम में ईथर के चारों ओर फैल जाती है और ईथर के कारण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और किसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण समान कला में रहते हैं और किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर ईथर के सभी कण समान कला में कंपन करने लगते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगार्ग बोलते हैं। तो यहाँ से वेव फ्रंट के रूप में आप लोगों के पास आएगा कि तरंगार्ग किसको कहते हैं। तरंगार्ग में जो कण होते हैं वो समान कला में कंपन किस तरीके से करते हैं, तो आप इस तरीके से इसकी थ्योरिकल चीज को बता सकते हैं। क्लियर? तो तरंगार्ग के माध्यम से जो हमारे पास जो ईथर के कण होते हैं वे एक समांगी माध्यम में रहते हैं और समांगी माध्यम में रहने के कारण और ईथर के कारण ये समान कला में कंपन करते हैं। एक विशेष माध्यम में ये समान कला में कंपन करने लगते हैं और उसी विशेष माध्यम की जो होती है सतह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगार्ग बोलते हैं। क्लियर? इससे पहले हाइगन तो आप लोगों के विवर्तन की और क्या बोलते हैं प्रकाश की ध्रुवण की और उसी विक्षेपण की तो सफलतापूर्वक व्याख्या किया, लेकिन प्रकाश की जो ध्रुव होती है या प्रकाश की जो प्रकाश ध्रुवता की जो घटना होती है उसके बारे में ये बता नहीं पाया। ठीक है, असफलता हो गई। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि गुण और दोष तो रहते ही हैं, जिसमें आप लोग क्या होता है किसी गुण के साथ साथ दोष और उसकी सीमाएं का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिकी के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जितने भी भौतिक घटनाओं का ही अत्यधिक रूप से क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, उनके अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा तरंगार्ग, जिसके अंतर्गत किसी विशेष क्षण पर आपका जो कण होता है वो किसी माध्यम पर आपका समांगी माध्यम में एक समान कला में क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगार्ग बोलते हैं। क्लियर? तो ये तरंगार्ग के बाद आगे इसका जो प्रकार होता है वो किस तरीके से होता है, इसके प्रकारों की विवेचना हम लोग करते हैं। यहाँ से देखिए, तो तरंगार्ग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को देखते हैं। तो तरंगार्ग निम्न प्रकार के होते हैं। तरंगार्ग यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के भाई, क्या है? गोलाकार तरंगार्ग, वृत्तीय तरंगार्ग, बेलनाकार तरंगार्ग और समतल तरंगार्ग। यहाँ पर तरंगार्ग की
कितने प्रकार के हैं? देखिए तरंगार्क निम्न प्रकार के होते हैं। तो तरंगार्क कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। देखिए तो तरंगार्क के प्रकार को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तरंगार्क के प्रकार को देखते हैं। तरंगार्क निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? गोलाकार तरंगार्क होता है। दूसरा क्या होता है? वृत्तीय तरंगार्क होता है। और तीसरा क्या होता है? बेलनाकार तरंगार्क होता है। चौथा क्या होता है? समतल तरंगार्क। तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि तरंगार्क कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट? तो यहाँ पर कितना है? ये इनके टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स हैं। एट फर्स्ट गोलाकार तरंगार्क है, नाउ सेकेंड वृत्तीय तरंगार्क, नाउ थर्ड बेलनाकार तरंगार्क, नाउ फोर्थ समतल तरंगार्क। तो एट फर्स्ट हम लोग गोलाकार तरंगार्क को पहले जानते हैं भाई, इसकी विवेचना हम लोग पहले करते हैं क्योंकि फ्रंट में है ये, क्लियर। तो चलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे कि गोला आप लोग पढ़ते थे ना, स्फीयर गोले का आयतन के बेस पे, उसी टाइप से है ये आप लोगों का गोलाकार तरंगार्क, क्लियर। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग फर्स्ट टाइप में देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला है आप लोगों का गोलाकार तरंगार्क। गोलाकार तरंगार्क किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट के तहत देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, यहां पर बोल रहा है, देखिए पॉइंट को नोट आउट कीजिए भाई। यहां पर जो पॉइंट यहां पर मैं बोलने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर तरंगार्क के प्रकार को पूछता ही है एग्जाम में हमेशा। तरंगार्क क्या होती है, तरंगार्क कितने प्रकार की होती है, और तरंगार्क के चारों प्रकार में से किसी एक की व्याख्या करने के लिए आता है एग्जाम में। या तो गोलाकार तरंगार्क को पूछ सकता है, या वृत्तीय तरंगार्क को पूछ सकता है, या बेलनाकार तरंगार्क को पूछ सकता है, या समतल तरंगार्क को पूछ सकता है। तो आप लोगों को तरंगार्क की डेफिनेशन भी जाननी है और इसके जो 4 प्रकार होते हैं इसके बारे में इसको 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन भी करना है, क्लियर। तो फर्स्ट हम लोग यहां से देख रहे हैं गोलाकार तरंगार्क। वास्तव में ये गोलाकार तरंगार्क किस तरीके से होता है, इसकी विवेचना हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, तो इस चीज को देखते हैं। जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, क्लियर। जब यहां पर बोल रहा है कि जब प्रकाश स्रोत समान होता है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश पुंज है, इस तरीके से इसकी जो प्रकाश स्रोत है जहां से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, जहां से प्रकाश निकल रहा है भाई, उसी चीज को हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे कि इसकी सोर्स क्या है बोलते हैं ना, स्रोत, वही प्रकाश से है। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, ठीक है, मतलब जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है तो बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे उत्सर्जित करती है। अब जाहिर सी बात है यार भाई, जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होगा तो उसमें जो स्रोत निकलेगा वह प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे उत्सर्जित करेगा। एक समान तरंगे इस तरीके से उत्सर्जित करेगा, समान कला के बेस पे एक समान तरंगे क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर प्रकाश तरंगे एक समान उत्सर्जित कर रहा है। देखिए प्रकाश तरंगे एक समान, प्रकाश तरंगे एक समान क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। प्रकाश तरंगे एक समान क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है तो बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इसी चीज को बोल रहा है कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है तो बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे उत्सर्जित करता है। एक समान तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश स्रोत की जो बिंदु होती है वह एक समान रहेगा तो उस बिंदु स्रोत से जो भी आपका प्रत्येक तरंग प्रकाश की भांति निकलेगा वह प्रत्येक एक समान तरंगे उत्सर्जित करता रहेगा। जितना अब जिस कला में रहेगा, कलांतर के बीच में रहेगा तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करेगा, लेकिन समान कला में है, एक समान स्थित है तो वह एक समान क्या करेगा, तरंग को उत्सर्जित करेगा। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपद, अब बिंदुपद होता है जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपद, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपद जिनका आयाम समान होता है, जिनका आयाम समान होता है। आयाम और शिखर मान जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके आयाम और शिखर मान हम लोग पढ़े हैं ना, जो आप लोगों को प्रतियोगिता धारा के बेस में। तो यहां पर उसी चीज को बोल रहा है कि जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपद, जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपद जिनका आयाम समान होता है, जिनका आयाम क्या होता है, समान होता है। मतलब यहाँ पर इनका जो आयाम होता है वो इक्वल होता है भाई, डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग चेंजेबल नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, एकदम समान कलम होते हैं भाई, बराबर इक्वल होते हैं, इक्वलिटी रहते हैं। तो जिनका आयाम समान होता है एक समान कलम में, एक समान कलम बोल रहा है ना, ठीक है। इसके बीच में भी यहाँ पर भी कोई कलांतर नहीं रहेगा, फर्स्ट जिस तरीके से रहेगा सेकेंड भी उसी तरीके से रहेगा, थर्ड भी उसी तरीके से रहेगा। तो एक समान कला में कंपन करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन के बेस पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो तरंगार्क होती है जिसमें प्रकाश कण ईथर के रूप में रहते हैं, जो कि ईथर के कारण ही एक विशेष माध्यम में एक समान कला में होते हैं, इसी कारण ये एक साथ एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और इसी चीज को हम लोग तरंगार्क बोलते हैं। परिभाषा के बेस पे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो इसका जो डेफिनेशन के बेस में, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के बेस में इसका जो टाइप्स है वो तो उसी के बेस पे रहेगा, परिभाषा के बेस पे। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेबल रहता है कि गोलाकार है तो गोले की भांति रहेगा, बेलनाकार है तो बेलनाकार
बेलनाकार की भांति, वृत्तीय तो वृत्तीय की भांति, और समतल है तो समतल की भांति होगा। तो इसी चीज को बोल रहा है कि जिनका आयाम समान होता है, एक समान कला में, एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक समान कला में कंपन करेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु स्रोत है प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे उत्सर्जित कर रही है, तो एक समान क्या करेंगे, एक समान कला में भी क्या करेंगे, कंपन करेंगे। क्योंकि पहले से हम लोग बोल चुके हैं भाई कि जो इसकी बिंदु स्रोत है वह प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो जिसमें उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका आयाम क्या होता है, समान होता है, एक समान कला में कंपन करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अतः स्रोत से सीमित दूरी पर, इस स्रोत से कुछ ही दूरी पर, मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सीमित दूरी पर, यहां से हम लोग बोल सकते हैं सीमित दूरी पर। क्लियर, तो अतः स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है, इस स्रोत से सीमित दूरी पर यहाँ पर जो तरंगार्घ बनेगा भाई, यहाँ पर जो क्या बनेगा, तरंगार्घ बनता है। तो अतः स्रोत से सीमित दूरी पर, अतः स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है, जो तरंगार्घ बनता है वह गोलाकार तरंगार्घ होता है। वह क्या होता है, गोलाकार तरंगार्घ होता है। अब जाहिर सी बात है कि एक समान बिंदु तरंगे से उत्सर्जित हो रहा है तो यह बिंदुओं का बिंदुपथ होगा, मतलब गोले की भांति होगा, इस तरीके से कंपन होगा। तो इस तरीके से कंपन, इस तरीके से समान कला में ये क्या करेगा, कंपन करेगा भाई। ये है आप लोगों का समान कला में ये क्या कर रहा है, कंपन, समान कला में ये क्या कर रहा है, कंपन इस तरीके से कर रहा है। इस तरीके से देखिए समान कला में क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है इस तरीके से। तो अतः स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है वह क्या कहलाता है, गोलाकार तरंगार्घ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, गोलाकार तरंगार्घ होता है। तो तरंगार्घ के टाइप ऑफ वेव फ्रंट में हम लोग पहला देख चुके हैं, गोलाकार तरंगार्घ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वृत्तीय तरंगार्घ के माध्यम से। जिस तरीके से गोलाकार तरंगार्घ किस तरीके से, इसको तो हम लोग देख लें। अब वास्तव में वृत्तीय तरंगार्घ किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे बेलनाकार तरंगार्घ क्या होता है, समतल तरंगार्घ क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। क्लियर, तो पहला गोलाकार तरंगार्घ के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखे कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है तो बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिसके कारण उन बिंदुओं को जो बिंदु पद होता है जिनका आयाम क्या होता है, समान होता है, मतलब समान कला में होता है, एक समान कला में कंपन करता है। स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उस चीज को गोले की भांति, बिंदु की भांति बनता है, इस कारण से इसको गोलाकार तरंगार्घ कहते हैं। चलिए इसका सेकंड टाइप को हम लोग पढ़ते हैं भाई। इसका सेकंड टाइप क्या है, वृत्तीय तरंगार्घ, सर्कुलर वेव फ्रंट। इसका जो सेकंड है उसको हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय तरंगार्घ। क्लियर, इसका सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय तरंगार्घ किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए तो सेकंड को हम लोग देखते हैं वृत्तीय तरंगार्घ के माध्यम से, इस सेकंड चीज को देखते हैं। अगला हमारा जो सेकंड टाइप साफ है ये वृत्तीय तरंगार्घ, सर्कुलर वेव फ्रंट है। क्लियर, तो यहां से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु आकार के होता है ना, जो प्रकाश स्रोत है वो बहुत ही बड़ा आकार का नहीं होता है भाई। जब प्रकाश स्रोत क्या आकार का होता है, बिंदु आकार का। यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रकाश स्रोत होता है, जहां से हम लोगों को प्रकाश स्रोत उत्सर्जित होते हुए प्राप्त दिखाई देती है, वो प्रकाश स्रोत आपका बिंदु समान होता है। किस समान होता है, बिंदु समान होता है। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है, किसके आकार का होता है, बिंदु के आकार का होता है, तथा तरंग एक समतल में चलती है, और तरंग एक समतल में चलती है इस तरीके से। एक समतल रेखा है यहाँ पर चिकनी खुरदरी सतह, जैसे कि परावर्तन में आप लोग पढ़ते हैं ना, एक समतल सतह पर चलती है। ये है आप लोगों का एक समतल और ये है आप लोगों का सतह, एक समतल सतह। ठीक है, तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है, जो आपका प्रकाश स्रोत होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु जब प्रकाश स्रोत क्या होता है, बिंदु के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, बिंदु के आकार का होता है, तथा जो तरंग होता है एक समतल में चलती है। जो तरंग होती है वो किसमें चलती है भाई, एक समतल में चलती है। तो स्रोत से सीमित दूरी पर, तो स्रोत से सीमित दूरी पर, तो स्रोत से किस दूरी पर, सीमित दूरी पर, तो स्रोत से किस दूरी पर, सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है, तो स्रोत से सीमित दूरी पर, किस दूरी पर, सीमित दूरी पर जो क्या बनता है, तरंगार्घ बनता है भाई। यहां से देखिए क्या बनता है, तरंगार्घ बनता है। क्लियर, तो इस चीज को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं।
जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है तथा तरंग एक समतल में चलती है तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। क्या तरंगार्घ बोलते हैं भाई? उसको हम लोग वृत्तीय तरंगार्घ बोलते हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय तरंगार्घ बोलते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है तथा तरंग एक समतल में चलती है तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। तो सेकेंड टाइप आप में हम लोग वृत्तीय तरंगार्घ के बारे में पढ़े। जिस तरीके से पहला हम लोग गोलाकार तरंगार्घ के बारे में पढ़े थे कि वास्तव में गोलाकार तरंगार्घ क्या होती है, जो कि गोले की तरह से जो प्रकाश स्रोत होती है एक समान कला में जो बिंदु से क्या करती है, प्रकाश को सर्जित करती है, जो कि एक समान कला में होते हैं। इस कारण से उनका कंपन भी एक समान होता है। इस कारण से उसको सीमित दूरी पर जो स्थित एक तरंगार्घ बनता है उस चीज को हम लोग गोलाकार तरंगार्घ बोलते थे। उसी के बेस पे ये जो आपका है क्या है, वृत्तीय तरंगार्घ है। वृत्तीय तरंगार्घ में क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है, मात्र किसके आकार का होता है? बिंदु के आकार का होता है, तथा तरंग एक समतल में चलती है तो बिंदु स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। मतलब वृत्त की भांति होता है, इस तरीके से वृत्त की भांति। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय तरंगार्घ बोलते हैं। वृत्तीय, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। थर्ड चीज, चलिए थर्ड चीज को हम लोग देखते हैं भाई। थर्ड चीज क्या होती है? इसका थर्ड चीज होती है, इसकी थर्ड चीज क्या होती है? इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। चलिए थर्ड चीज क्या होती है, इस चीज को यहां से हम लोग देखते हैं। बेलनाकार तरंगार्घ क्या होती है? इस चीज को यहां से हम लोग देखते हैं। बेलनाकार तरंगार्घ क्या होती है? इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए तो बेलनाकार तरंगार्घ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगार्घ किस तरह के? नाम से स्पष्ट है भाई। यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो, यदि प्रकाश स्रोत क्या हो? रेखावत हो। यहां पर देखा जाए तो, यहां पर देखा जाए यदि प्रकाश स्रोत क्या है? यदि प्रकाश स्रोत क्या हो? रेखावत हो। यदि प्रकाश स्रोत क्या हो? रेखावत हो। जो यहाँ से आप लोगों को प्रकाश पुंज, जो प्रकाश स्रोत मिलता है भाई, यहाँ से जो आपको प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश पुंज, यह बोल सकते हो प्रकाश पुंज, इस तरीके से, ठीक है। तो यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर, तो इस स्रोत से देखिए, तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर, इस स्रोत से यहाँ पर सीमित दूरी पर, देखिए इस स्रोत से सीमित दूरी पर, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ, इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ, देखिए यहाँ से निर्मित तरंगार्घ वास्तव में किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए ठीक है, इस सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ बेलनाकार तरंगार्घ होता है। स्रोत जब रेखावत होता है तो वह क्या होता है? बेलनाकार तरंगार्घ। प्रकाश स्रोत इस तरीके से रेखावत होता है, आप लोगों का इस तरीके से रेखावत होता है। ये क्या होता है? रेखावत होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलनाकार तरंगार्घ बोलते हैं। यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ बेलनाकार तरंगार्घ होता है। तो वृत्तीय तरंगार्घ के अंतर्गत में हम लोगों ने ये देखा था कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है तथा तरंग एक समतल में चलती है तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। और बेलनाकार तरंगार्घ, यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ बेलनाकार तरंगार्घ होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलनाकार तरंगार्घ बोलते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग गोलाकार तरंगार्घ पढ़े थे। सेकंड चीज में हम लोग देखे वृत्तीय तरंगार्घ, वास्तव में वृत्तीय तरंगार्घ किस तरीके से होता है। थर्ड चीज में हम लोग देखे बेलनाकार तरंगार्घ, वास्तव में बेलनाकार तरंगार्घ किस तरीके से होता है, इस चीज को देखे। तो जैसे कि जब प्रकाश स्रोत से बिंदु के आकार का होता है तथा तरंग एक समतल में चलती है तो स्रोत दूरी पर जो तरंगार्घ बनता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। और थर्ड चीज बेलनाकार तरंगार्घ, यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ आपकी क्या होती है? बेलनाकार तरंगार्घ होती है। तो देखिए तरंगार्घ वास्तव में समान कलम में तो कंपन कर रहे हैं, लेकिन समान कलम कंपन जैसे कर रहे हैं तो वहां पर तरंगार्घ बन रहे हैं, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के तरंगार्घ बन रहा है। पहला क्या बन रहा है? गोलाकार तरंगार्घ बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है आप लोगों का? वृत्तीय तरंगार्घ बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है? बेलनाकार तरंगार्घ बन रहा है। इसके बाद जो चौथा टाइप आप देखेंगे उसमें समतल तरंगार्घ बनेगा। उसमें चौथा में हम लोग क्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समतल तरंगार्घ बनेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर वृत्तीय तरंगार्घ के अंतर्गत ये चीज को देख लें कि जब प्रकाश स्रोत से बिंदु के आकार का होता है तथा तरंग एक समतल में चलती है तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगार्घ बनता
होता है उसे वृत्तीय तरंगार्घ कहते हैं। अब बेलनाकार तरंगार्घ के लिए हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो यदि प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ क्या होते हैं, बेलनाकार तरंगार्घ होती है। तो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप दो चीज को तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। इसका अगला जो चौथा कंटेंट है उस चौथे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे का, समतल तरंगार्घ। ये इस क्वेश्चन को हमेशा पूछता है भाई, तरंगार्घ क्या होती है, समतल तरंगार्घ क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ये समतल तरंगार्घ को समझाइए बोल के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समतल तरंगार्घ। चलिए तो इस चीज को देखते हैं, समतल तरंगार्घ किस तरीके से होती है, प्लेन वेव फ्रंट। प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या सरल रेखावत हो, क्वेश्चन पहले से बोल रहा है, देखिए डेफिनेशन के बेस में इसको पहले से बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत, क्लियर, यहां से बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो, प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या फिर सरल रेखावत हो, प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या सरल रेखावत हो, उसके असीमित, सीमित नहीं भाई, असीमित, ठीक है, क्या बोल रहा है, उसके असीमित अर्थात अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ, अर्थात अत्यधिक दूरी पर निर्मित, यहां पर देखते हैं, अर्थात यहां पर देखते हैं अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ के एक छोटे भाग को समतल माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, एक समतल माना जा सकता है। तो इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो, जो आप लोगों के यहाँ से जो प्रकाश मिलती है भाई, जो प्रकाश स्रोत जहां से हमको प्राप्त होती है प्रकाश स्रोत, वहां पर यह चीज बोला जा रहा है कि जो आपके प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश स्रोत है, चाहे वह बिंदुवत हो, चाहे वह बिंदुवत हो, चाहे वह सरल रेखावत हो, चाहे वह सरल, चाहे वह सरल रेखावत हो, चाहे उसके असीमित, चाहे उसके असीमित बोल रहा है, चाहे उसके असीमित, चाहे उसके असीमित, असीमित अत्यधिक दूरी हो, असीमित अत्यधिक दूरी हो, असीमित अत्यधिक दूरी हो, ठीक है, अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ, यहां पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ, देखिए यहां पर निर्मित आपका क्या होती है, संपूर्ण तरंगार्घ, यहां पर निर्मित आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण तरंगार्घ। एक छोटे भाग को समतल माना जा सकता है, एक छोटे भाग को क्या माना जा सकता है, समतल माना जा सकता है। इसी चीज को बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या चाहे सरल रेखावत हो, चाहे उसके असीमित अर्थात अत्यधिक दूरी पर हो, इस निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ के एक छोटे भाग को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक समतल मान सकते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश स्रोत से, इस चीज को देखिए, तो इस प्रकार इस प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर, असीमित दूरी पर एक तरंगार्घ बनता है, जिस तरंगार्घ को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगार्घ बोलते हैं। हम जाहिर सी बात है कि ये प्लेन में रहेगा, समतल में रहेगा तो समतल तरंगार्घ बनेगा। जैसे कि समतल में है तो समतल, वृत्तीय है तो वृत्तीय, बेलन की भांति है तो बेलनाकार, गोला की भांति है तो गोलाकार, ये तो तरंगार्घ हो जाएगा, क्लियर, जिसमें ये समान कला के रूप में आप लोगों का क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो इसी चीज को बोल रहा है कि जब प्रकाश स्रोत चाहे वह बिंदुवत हो, चाहे वह सरल हो, चाहे रेखावत हो, चाहे उसके असीमित अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ हो, जिसको एक छोटे भाग में समतल के रूप में माना जा सकता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगार्घ बोलते हैं, क्लियर। तो प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो, चाहे सरल रेखावत हो, चाहे उसके असीमित अत्यधिक दूरी पर निर्मित हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण तरंगार्घ बोलेंगे। इसके एक छोटे छोटे भाग को समतल माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ क्या होता है, आप लोगों का समतल तरंगार्घ होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगार्घ बोलते हैं। ये आप लोगों का चौथा प्रकार था तरंगार्घ का। तो ये किसके अंतर्गत आता है, समतल तरंगार्घ के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों के समतल तरंगार्घ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, समतल तरंगार्घ। तो समतल तरंगार्घ में हम लोग ये चीज देखें कि प्रकाश स्रोत चाहे वह बिंदुवत हो, प्रकाश स्रोत चाहे वह बिंदुवत हो, चाहे सरल रेखावत हो, चाहे उसके असीमित हो, चाहे अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्घ हो, एक छोटे भाग को हम किस रूप में मान सकते हैं, समतल माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ क्या होता है, समतल तरंगार्घ होता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्घ क्या होता है, समतल तरंगार्घ होता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगार्घ बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल
तरंगार्ग बोलते हैं। ये समतल तरंगार्ग के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग समतल तरंगार्ग बोलते हैं, जो कि तरंगार्ग के चौथे प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट में गोलाकार तरंगार्ग को देखा है, सेकेंड में हम लोगों ने वृत्तीय तरंगार्ग को देखा, और थर्ड में हम लोगों ने बेलनाकार तरंगार्ग को देखा, और ये जो चौथा है वो आप लोगों का क्या है, समतल तरंगार्ग है। वास्तव में समतल तरंगार्ग जो कि प्रकाश स्रोत से इस तरीके से निकल सकता है, चाहे तो वह बिंदुवत भी हो सकता है, या फिर इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि वह रेखावत भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वह सीमित अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगार्ग का हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक छोटे भाग को समतल के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगार्ग क्या होता है, समतल तरंगार्ग होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं समतल तरंगार्ग। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से एक एक चीज़ को, कंटेंट को हम लोग देख लिए, चाहे वह समतल के बेस पे हो, चाहे वह गोलाकार तरंगार्ग के बेस पे हो, चाहे वह समतल तरंगार्ग के बेस पे हो, चाहे वह बेलनाकार तरंगार्ग के बेस पे हो, चाहे वह किस के बेस पे हो, समतल तरंगार्ग हो, चाहे वह गोलाकार तरंगार्ग हो, चाहे बेलनाकार तरंगार्ग हो, चाहे आपका किस तरीके से हो, वृत्तीय तरंगार्ग हो। ठीक है, तो तरंगार्ग के बेस पे इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर एग्जाम में यही आता है कि तरंगार्ग किसे कहते हैं, तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं। एक नंबर तरंगार्ग क्या होती है, तरंगार्ग कितने प्रकार की होती है, और तरंगार्ग का प्रकार बताते हैं। बेलनाकार तरंगार्ग को समझाइए, या फिर वृत्तीय तरंगार्ग को समझाइए, या फिर समतल तरंगार्ग को समझाइए, या फिर बेलनाकार तरंगार्ग को समझाइए। इस तरीके से एक तरंगार्ग को आपको समझाना रहता है डेफिनेशन के बेस पे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसके अंतर्गत या तो केवल तरंगार्ग आ सकता है, तरंगार्ग क्या है बोल के, या फिर यह आ सकता है कि तरंगार्ग क्या है, तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं, तरंगार्ग में से गोलाकार तरंगार्ग को समझाइए, या फिर बेलनाकार तरंगार्ग को समझाइए, या फिर समतल तरंगार्ग को समझाइए। इस तरीके से ये तरंगार्ग के बेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तरंगार्ग को देख लिया, तरंगार्ग के प्रकार को देख लिया। क्लियर? चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के अंतर्गत क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, माध्यम में तरंग संचरण, पहला देखिए माध्यम में तरंग संचरण, माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का, माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना समझाने के लिए तरंगार्ग के लिए हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ पर हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए, क्रिश्चियन हाइगन ने, ये जो हाइगन है द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए, द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए, द्वितीयक तरंगिकाओं, हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है उसको समझाने के लिए हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला तो हाइगन का तरंग सिद्धांत है, अब उसका एनालिसिस करते हैं, इसको तरंग के बारे में और जानने के लिए, इसको आगे से इसका विवेचना को प्रदर्शित करने के लिए, इसको आगे से और अच्छे से समझाने के लिए, माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना समझाने के लिए, तरंगार्ग के लिए हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया। इसके द्वारा हम ज्यामितीय विधि से, इसके द्वारा हम किस विधि से, ज्यामितीय विधि से, इसके द्वारा हम लोग ज्यामितीय विधि से यह ज्ञात कर सकते हैं, ज्यामितीय विधि से यह क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर, यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर, हम लोग यहाँ से ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर तरंगार्ग की स्थिति कहाँ पर होगी, तरंगार्ग की स्थिति कहाँ पर होगी, कि तरंगार्ग कहाँ पर है, उसकी स्थिति किस तरीके से है, वो समान कला में है कि विपरीत कला में है। इस तरीके से हम लोग समान कला में है या फिर विपरीत कला में है, विपरीत कला में है, या फिर उनके बीच में कलांतर है, या फिर दोनों के बीच में बहुत सारे क्या हैं, स्थानीयकृत हैं। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम लोग ज्ञात करने के लिए हाइगन ने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? तो इसको रिपीट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि माध्यम में
तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना समझाने के तरंगार्ग के लिए हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा हम ज्यामितीय विधि से यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर तरंगार्ग की स्थिति कहाँ पर होगी। यह निम्नानुसार इस तरीके से होगी। किस तरीके से होगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो हाइगन द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किस बेस पे होता है, इसका एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए ठीक है। तो पहला होता है तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु। जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए, जो तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु है, देखिए पहला पॉइंट को देखते हैं भाई। यहाँ का जो पहला पॉइंट है, इस चीज़ को देखिए, तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु, तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु, यहाँ से देखिए तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे नई तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। तो तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। इन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। तो इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। ठीक है। और कहते हैं तो तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकेंड चीज में हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए सेकेंड चीज क्या होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं, यहाँ से देखते हैं हम लोग, द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से, द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से देखिए, जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है वो मूल तरंग के वेग से, मूल तरंग के वेग से ही क्या होती है, आगे बढ़ती है। मूल तरंग के वेग से ही क्या होती है भाई, आगे बढ़ती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं कि तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करती है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही क्या होती है, आगे बढ़ती है। और थर्ड चीज़ देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड चीज़ क्या होती है, इस थर्ड चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट के बेस पे देखते हैं। किसी भी क्षण, ठीक है, थर्ड चीज़ को हम लोग देखते हैं, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं की, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं के, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया, बाहर की ओर खींचा गया। ठीक है। किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक, बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक, बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक, अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ, अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ, अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ और उस क्षण पर, पृष्ठ और उस क्षण पर नए तरंगार्ग की, नए तरंगार्ग की, देखिए इस चीज को, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक, जो बाहर की तरफ खींचा गया अन्वालोक होता है, जो भी इस तरीके से तन है उसका बाहर की तरफ इस तरीके से खींचा गया जो अन्वालोक होता है। क्लियर। तो किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगार्ग की स्थिति को क्या करता है, स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति को क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। इस स्थिति को आपका प्रदर्शित करता है। क्लियर। इस स्थिति को आपका क्या करता है, यहाँ से ये प्रदर्शित करता है। तो तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोक अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगार्ग की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये तरंगार्ग के जो हमारे हाइगन के तरंग द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये आ गया। ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या देखे, पहला तरंगार्ग क्या होता है, तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं, तरंगार्ग 4 प्रकार के होते हैं, गोलाकार तरंगार्ग, वृत्तीय तरंगार्ग, बेलनाकार तरंगार्ग, समतल तरंगार्ग। उसके बाद हम लोगों ने इस तरंगाओं का विशेष और अत्यधिक जानकारी के लिए हाइगन ने एक और द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत हम लोग तरंग के बारे में और बहुत कुछ जाने। तो उसके पॉइंट निम्नलिखित थे, जिसमें तरंग का प्रत्येक बिंदु तरंग के स्रोत का कार्य करता है, द्वितीयक तरंगाएं मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है। तो ये था तरंग से रिलेटेड ये आज का हमारा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका आगे का कंटेंट को देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका का जो वीडियो है ये स्पेशली तरंगार्ग और तरंगार्ग के प्रकार क्या होती है इसको लेकर के था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।